वीरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई। वीरा न्यूयॉर्क दरमियाने दर्जे की एक फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम किया था और अब उस फिल्म का प्रीमियर था। रूस से उसके मामा पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था और शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने वीरा का हाथ अपने बाजू के खम में दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को जांचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं एलसीकी के लिए आई हूँ और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। इस मुलाकात पर वो कैसे जाया कर दिए। मैं इतनी भी कंजूस नहीं पापा। तुम इतनी भी शाह खर्च नहीं वीरा। मैं आपको याद कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे। उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम मुझसे ये कहती हो मुझे मोहताज कर देती हो। 1 साल और चंद माह पहले ये तुमने तब किया था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाकर पढ़ना था। मैनचेस्टर आकर पढ़ने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। अमरहा से, कार्ल से, आलियान से। बिल्कुल, मुझे इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते वो इनसे बुरे ना होते। रुककर उन्होंने वीरा को जताया, आप हमेशा ही इसी एक बात का सबूत क्यों देते रहते हैं कि आप बहुत मुहिब्बे वतन हैं। मैं हूँ और इसमें क्या बुरा है। हर इंसान को अपनी सरजमीन से मोहब्बत करनी चाहिए और उसकी हमायत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद के सामने तो खासकर। मुहिब्बे वतन होने के साथ मुहिब्बे दुनिया भी तो होना चाहिए ना पापा। इस दुनिया का भी कुछ हक है हम पर। तुम्हारा नुक्ता काफ़ी अहम है और मुझे पसंद भी आया और मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि ये मुहिब दुनिया का फ़लसफ़ा तुमने मैनचेस्टर आकर सीखा है। अपने बाजू के खम में मौजूद उसके बाजू को अपने दूसरे हाथ से थपक कर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, किसी से मिलवाना है आपको? उसने एकदम से कह दिया। मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने सर हिलाया। कैसे? वो हंसी। तुम मुझे बार बार ये कहती थी कि तुम पढ़ पढ़ कर थक चुकी हो। तुम्हारी आंखों के गिर झुर्रियां नमूदार होने लगी हैं। दूसरे मायनों में तुम बूढ़ी हो रही हो। किताबों के सफ़ात पढ़ पढ़ कर तुम मोबने लगी हो और जिंदगी को बस दरसगाहों तक ही तो नहीं रहना चाहिए ना। वो जोर से हंसी। ये सब मैं मजाक में कहती रही हूँ, लेकिन मैं संजीदगी से सुनता रहा हूँ। तो तुम्हें शादी करनी है? नहीं करनी चाहिए। जरूर कर लेना। आपने पूछा नहीं कौन है वो? पूछना नहीं, मिलना चाहता हूँ। फिर भी जरूर पूछ लेता अगर तुम्हें न जानता। काफी अक्लमंद हो तुम, बेवकूफ़ी तो नहीं की होगी। वो बहुत ज़हीन है। ओह, तो मसला जहानत का है। शादी करके मार देना चाहती हो उसे, ऐसे हराओगी उसे? नहीं नहीं, मुझे उसकी शराफत पसंद है। कितने शरीफों से मिल चुकी हो जो उसकी शराफत को अव्वलीन कर रही हो। आप जानते नहीं कितना सफ़र कर चुकी हूँ मैं दुनिया का। उसने ज़रा फ़ख्र से कहा। तो तुमने अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसे चुना? मैं इसका फैसला नहीं कर सकी। उसने झूठ नहीं बोला। कब आना चाहती हो घर? डिग्री लेने के बाद। उसका नाम आलियान है। ओ आलियान, शायद मैं उसे जानता हूँ। मेरी बेटी वीरा अक्सर उसका जिक्र करती है। वीरा दिल खोल कर हंसी और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। अब अक्सर सबका ही जिक्र करती हूँ पापा। ठहरो, मुझे अपनी याददाश्त खंगाल लेने दो। मेरी बेटी वीरा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने अपनी कनपटी को मसला। कल आलियान की बर्थडे है और मैं पिछले 15 दिनों से मॉल्स की खाक छान रही हूँ और कोई एक तोहफा भी नहीं दरियाफ्त कर सकी जो उसे पसंद आ सके। तो आखिर मैं क्या करूँ? मैं फिर से मॉल जा रही हूँ। उन्होंने वीरा के अंदाज की नकल उतारी। पापा, वो हंसने लगी। आलियान को साथ ले आती। उन्होंने हंसी को काबू कर ही लिया। उसने कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता। उसने जैसे मायूसी से कहा, तो अमरहा को ही साथ ले आती। मुझे उससे बातें करनी थी बहुत सारी।
اس نے بھی کہا کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی، دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ ان کی آواز میں بدلاؤ آیا۔ تقریباً امرہ نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہیں۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کی چانے سے ہٹا لی۔ رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اسے یاد آیا کہ مگ وہ کچن میں ہی بھول آیا ہے۔ پھر کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا۔ پھر وہ بلا وجہ ادھر ادھر ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہا۔ کچھ اس سے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے باہر ہی چلا جاتا۔ 2 بار اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے اس نچلے فلور پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگایا گیا تھا۔ اتوار کی رات ہے اور کارل اور شاہویز مل کر پروفیسرز اور فریشرز کی نقل اتار رہے ہیں۔ وہ سب کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے ڈرامے کر رہے تھے اور باقی لمبے کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ درمیان میں شاہویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا۔ کارل نے اسے بھی گھسیٹا، کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے تھے تمہیں؟ پڑھ رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ چلو پروفیسر، اوپ سیٹ کو بہت دنوں سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ پروفیسر اوپ سیٹ بن کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پانی لگا کر سر پر جما لیا اور ذرا سا کب نکال کر سر کو کھجانے لگا۔ 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے۔ موبائل اوپس پک اپ دا فون کی مضحکہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دیے جیسے کسی نے پیچھے دبے پاؤں آ کر ان کی کنپٹی سے گن لگا دی ہو۔ فریز پروفیسر اور پروفیسر فریز، حرکت کا سوال ہی نہیں۔ کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا۔ ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پروفیسر۔ اس لڑکے نے فوراً ہاتھ کسی تیسرے کی طرف اٹھا دیا۔ میرا نہیں، اس کا پروفیسر۔ اور اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف، اور یوں 10 لوگوں کے 20 بازوں کا جال بن گیا ہے جس میں پروفیسر الجھ گئے۔ فون ابھی بھی بج رہا ہے۔ ہر ایک ہاتھ کے بلند ہونے پر پروفیسر جن تاثرات کا مظاہرہ کرتے وہ سب کے سب پیٹ میں بل ڈال دیتا اور آخر میں ایک لڑکی کاکروچ جیسی بلا کو میز پر دیکھ کر ایسے چلاتی ہے کہ پروفیسر کلاس سے باہر پائے جاتے ہیں۔ کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اپنی کرسیوں سے نیچے لڑک چکے تھے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طرح کے اوپ کئی بار کر چکے تھے۔ آج تمہاری پرفارمنس ہی لاجواب تھی یا خود بھی اپسیٹ ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مت بتایا کرو۔ ویسے میرا خیال تھا ویرا مجھے پسند کرتی ہے۔ کارل نے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائی اور ہاتھ باندھ لیے۔ کارل بہت سی لڑکیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہیں، اور کچھ وقت بعد جب وہی لڑکی جب کسی بھلے انسان کے ساتھ دکھائی دیتی تو کارل کہتا کہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پسند نہیں تھیں تو انکار کر دیا۔ بلکہ اکثر ہال میٹس یا کلاس فیلوز اسے بتاتے کہ کارل وہ جو سبز آنکھوں والی معصوم سی لڑکی جس کا تم پر کرش تھا نا، وہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں ایک ہینڈسم لڑکے کے ہاتھ سے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنتی پائی گئی ہے۔ افسوس اسے یہ کام بجھے دل کے ساتھ کرنا پڑا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی نا۔ تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو؟ آلیان اس کی تاریخ جانتا تھا، اسے چڑھا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڑی۔ وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے نا بڑی؟ آلیان نے اس کے کان مروڑے۔ تمہاری ناک توڑ دوں گا میں، اس نے گھونسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھ کے گھونسے سے آلیان نے اس کے گھونسے کو روکا، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ تم کو شہزادے بہزادے ہو شاید، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل کمزور نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویطان ہو۔ زیادہ اچھلو مت،
तुम में सिर्फ एक खूबी है कि तुम सिगरेट नहीं पीते और लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है, और तुम में सिर्फ एक खराबी है कि तुम सिगरेट के साथ साथ खून भी पीते हो। तुम बच गए हो, अभी तुम्हारा खून पीना है। उसने उसकी गर्दन को दबोचा। फरिश्ते का खून तुम्हें बदहजमी कर देगा, हजम नहीं होगा तुम्हें। आलिया ने अपनी गर्दन उससे दूर की। फरिश्ते तो फरिश्तों का खून पीते नहीं, तो ये काम मुझे ही करना है और मैं उसे हजम भी करवा लूंगा। और सुनो दी एंजल, अगले हफ्ते 2 लोगों के साथ रेस है। इनामी रकम 50 पाउंड मैंने तय करवा ली है। उसने आंख मारी। सारी यूनिट जानती थी कि वो कैसे स्टूडेंट्स को भड़काता था, फिर उन्हें मुकाबला करना ही होता था, यानी हर सूरत मुकाबला, वरना उनकी इज्जत और गैरत की मौत जो एक गैरतमंद इंसान को गवारा ना होती। हाँ, एक और बात, मैं तुम्हारा और वीरा का ब्रेकअप भी करवा सकता हूँ। तुम्हें याद है ना तुमने मेरे कितने ब्रेकअप्स करवाए थे? कार्ल कहकर दोबारा से थिएटर की तरफ लपका। आलियान के तासुरात एकदम से बदले। कार्ल ने मजाक किया था, लेकिन उसे वो हित तक याद आ गई थी जो हॉट रॉक में उसकी हुई थी। वो अपने कमरे में आ गया। अमरा, वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। फिर से पुरानी तकरार। जब इंसान का दिल टूट जाता है तो उन टुकड़ों में जा बजा खौफ, वहम, बेतबारी काबिज हो जाती है। अब उस वक्त वो खुद को उन पहाड़ों में घिरा पा रहा था और उन पर वीरा नाम की सदा लगा रहा था जो अमरा की सूरत पलट कर आ रही थी। एक तर्क सोच का दरवाजा उसने अपने अंदर खुलते पाया, जिसके पार के जहां उसे बहुत कुछ नजर आया, जैसा कि वो वीरा में कितने भी प्लस पॉइंट्स निकाल ले, एक पॉइंट फिलहाल शायद कभी उनमें शामिल नहीं हो सकेगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसने खुद को वक्त दिया, जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। और आखिरी बात जब वो उसके पास आई थी तो उसके लिए कुछ लाई थी पैगामात। उनमें क्या लिखा था उसने ये जानना नहीं चाहा था, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि काश चुपके से उसके कमरे से चुरा कर वो उन्हें पढ़ ले। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, वो उसके कमरे तक बआसानी से जा सकता था। यूनिवर्सिटी में वीरा के प्रपोजल की खबर स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में सुनी और सुनाई गई। आलियान और अमरा के प्रपोजल को दबे दबे अंदाज में जेरे बहस लाया गया था, क्योंकि उसके प्रपोजल की खबर हॉट रॉक से निकली थी और इस अंदाज में निकली थी कि स्टूडेंट्स ने उसे कमाल रहम दिली से नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो आलियान के लिए तकलीफ का बाइस बनते। उन सब की हमदर्दियाँ आलियान के साथ थीं और बहुत से स्टूडेंट्स के नज़दीक अमरा खुदगर्ज थी। बहुत सौ का ख्याल था कि ऐसे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और कुछ का मानना था कि बात शुरू हुई और ख़त्म हो गई बस। और अब ये वीरा कहाँ से आ गई? बॉनफायर पार्टी में आके गिर बैठे उन सब के ग्रुप में प्लेट और मग हाथ में पकड़े बैठे शर्ली ने कहा, जब 2 में फासला इतना ज़्यादा होगा तो तीसरा तो आएगा ही। लीली ने कहा और शर्ली की प्लेट से चिकन पीस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। तुमने देखा था वीरा को प्रपोज करते? शर्ली ने बेटी लू से पूछा। हाँ, मुझे स्टूडेंट्स की तालियों ने मतवज्जा किया। वहाँ ज़्यादा बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ही थे। बेटी लू काफ़ी पी रही थी। आलियान ने क्या कहा? अजरा ने पूछा। उसका जवाब मुबहम था। जारिया बता रही थी कि उसने कहा जवाब के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। और क्या जवाब होगा उसका? हाना ने सहम कर कहा, जाहिर है हाँ। अगर हाँ ना होता तो वीरा के प्रपोज करने की नौबत ही क्यों आती? अजरा ने संगदिली से कहा, तो साबित हुआ कि अमरा को आलियान से कोई दिलचस्पी नहीं है। शर्ली ने होंठ सुकेर कर राय दी। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक क्रिश्चियन औरत के बेटे के लिए कोई ताल्लुक नहीं बनाएगी। अजरा ने शाने उचकाकर अपनी राय की तस्दीक चाही और सबकी तरफ देखा। जब वो नई नई यहाँ आई थी तो तुमने कहा था ये बहुत बिगड़ जाएगी। शर्ली ने अजरा को उसकी एक और राय याद दिलाई। बिगड़ने से मेरा मतलब था कि वो गैर मुनासिब कपड़े पहनने लगेगी, बार्स में जाएगी, पार्टीज अटेंड करेगी, उसके दोस्तों के हलके में बहुत से लोग होंगे। ठीक है, मेरी राय गलत साबित हुई। उसने वेस्टर्न कपड़े पहने लेकिन गैर मुनासिब नहीं। वो रेस्टोरेंट और कैफे में देखी गई,
लेकिन नाइट क्लब में नहीं। तो हाना ने पूछा, तो इससे साबित हुआ कि वो अपनी रवायात के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, आज़ादी का बेजा इस्तेमाल। उसे ये याद था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। शर्ली ने बहुत वसूख से कहा, वो बुज़दिल है। अगर मुझे आलियान प्रपोज करता तो मैं सारी दुनिया से लड़कर उसे हाँ कह देती। बाहर में जाए दुनिया, असूल, कानून। लिली ने संजीदगी से कहा, इसलिए उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। अजरा ने लिली को चिढ़ाया, आलियान को पूरी यूनी में एक वही मिली थी। शर्ली ने कहते मग हाना के आगे किया कि मेज से एक मग और कॉफी ला दे। वीरा के बारे में क्या ख्याल है? हाना मग लेकर उठते हुए बोली, वीरा की शख्सियत का रिकॉर्ड इतना साफ है कि उसे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अजरा ने कहा, मुझे कहानी के क्लाइमेक्स का इंतज़ार है। हाना वापस आकर बैठ गई। मुझसे सुन लो, आलियान वीरा को हाँ कहेगा। अमरा को आलियान की परवाह होती तो वो ऐसे ही उसकी बेइज्जती न करती। किस अंदाज में वो आलियान के बारे में बात कर रही थी, छोटे जहन की। अजरा ने नखूद से कहा, अगर अमरा ऐसे ही उसकी बेइज्जती कर चुकी है और उसे आलियान से कोई मतलब नहीं तो वो आलियान के पास बार बार जाती क्यों रही है? उसका ज़मीर मलामत करता होगा। शादी तो वो अपने पापा की मर्जी से ही करेगी। शर्ली ने ऐसे कहा जैसे वो अमरा को अच्छी तरह से जान गई है। तो फिर आलियान को इतना पागल बनाने की ज़रूरत क्या थी? हर वक्त आलियान उसके साथ रहा करता था। हाना के अंदाज में सारी हमदर्दियाँ आलियान के लिए थीं, ज़रूरत नहीं, खुदगर्जी। अजरा ने सर को झटक कर कहा, वो खुदगर्ज नहीं लगती। हाना अब अमरा की हमदर्द हो गई थी। लगती नहीं, लेकिन हो गई होगी। कोई भी हो सकता है। कोई लड़का ऐसे आगे पीछे हो तो कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे अमरा ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसी बोंगी लड़की में उसे क्या अच्छा लगा है। थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे अजरा ने इकरार किया, अब उसके बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे और उस पर बहुत जच रहे थे। चारों ने कदर हैरत से अजरा को देखा कि क्या मजाक कर रही है, लेकिन मजाक के आसार नजर नहीं आए। शायद उसका बोंगापन। शैली हंसने लगी और आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो कहता तो मैं भी भोली बन जाती। ओफ, अजरा का संजीदा अंदाज। तुम कहने से बनती, वो बनी बनाई थी। लिली ने कहकर कहका लगाया, मैं समझती थी आलियान मुझे पसंद करता है। अजरा आज रात रोकर सोना चाहती थी। तुम ये कैसे समझी? हाना को उसकी संजीदगी पर हैरत हो रही थी। वो मुझे ट्वीट्स देखकर लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें। हाना ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि अजरा ने उसे घूर कर देखा। यही मौजू दो और लोगों में ज़ेरे बहस था, दाइम और नवाल में। अब मुझे अमरा पर तरस आता है। नवाल ने सूप पीते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वह आलियान को पसंद करती है। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ही लगा कि वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। तुम्हारा मतलब अजीब ख्यालात की? नवाल अमरा के साथ थे। शायद आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइंस चलानी थी उसे? यार, सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया था तो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था। उन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मेरा शजरा नसब, मेरी ज़ात, मेरी मामा की तरफ के खानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के खानदान के बारे में भी। दाइम ने जताया, कम ऑन यार, उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था। और वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान हैं और फिर बड़े हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस यही ख्यालात अमरा के होंगे। वो इतनी दकियानूसी नहीं हो सकती। मास्टर्स कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। तुम्हारा मतलब है उसने अपने घर बात की होगी? नहीं, बात करने से पहले ही उसे मालूम होगा कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज के दौर में ये सब नहीं होता दाइम। दुनिया में कहीं वही पुराना दौर है नवाल,
और वहाँ सब होता है। तुम ब्रिटिश पाकिस्तानी हो और अमरहा खालिस पाकिस्तानी। मैं अमरहा को पसंद करती हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। मुझे भी वो अच्छी लगती है। वो बहुत मासूम है। उस मासूम को ही तुमने पहले दिन रुला दिया था। वो सब उसके फायदे के लिए था। अपने सब फायदे गवा चुकी अमरहा क्लास में गुमसुम बैठी थी कि शीजा सामने डेस्क पर आकर बैठ गई। वीरा ने आलियान को प्रपोज किया है। उसके होंठों के किनारे इस्तिज़ाइया हुए और आंखों से तमस्कर छलकने लगा। मुझे क्यों बता रही हो? मेरा ख्याल था तुम आलियान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रही हो। अमरहा ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। अब क्या वो गला फाड़ कर ऐलान करे कि जो असल हकायत है वो सब उससे कभी नहीं जान सकते। कोई कुछ नहीं जानता न समझता। मैं वीरा को पसंद करती हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, आलियान के साथ सूट करेगी। और आखिरकार आलियान को समझ आ ही गई कि उसे अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना चाहिए था। क्या है आलियान का स्टैंडर्ड? उसकी आवाज़ तेज हो गई, जिसे शीजा ने एंजॉय किया। कम से कम तुम नहीं। वो और मुस्कुराने लगी। क्यों? मैं क्यों नहीं? वो चिल्ला उठी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। शीजा के होंठों के किनारे लहराए। तो अब तुम जेलस हो रही हो? अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पीछे भागते भागते अब वो किसी और के पीछे भागने लगा है। बकवास बंद रखो अपनी। वो पहले से ज्यादा शिद्दत से चिल्लाई और क्लास से बाहर आ गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। तुम कहाँ थी अमरहा? अपनी तरफ से बहुत छुपकर जूनी के एक गुमनाम कोने में बैठी थी, लेकिन साई ने उसे ढूंढ लिया था। मर गई थी मैं साई, उसने तंजिया कहा। किसी भी मामले में मेरा क्या कसूर है अमरहा? तुम मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रही हो? तुम मुझे बता नहीं सकते थे वीरा के बारे में? नहीं, मैं अपने अहद नहीं तोड़ता। और अगर तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम क्या करती? साई ने जताया। उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बोलो, क्या करती? क्या कहती वीरा से? उसी वीरा से जिसने खुद तुम्हें समझाया था कि आलियान की कदर करो, और तुम उसे चुप करवाती रही। वीरा तुम्हारी जगह नहीं आई अमरहा। तुमने अपनी जगह खुद खाली की। तुमसे मैंने कहा था कि अगर मोहब्बत करती हो तो जुर्रत करो। एक मोहब्बत करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए, वरना सब्र करना या खामोश रहना और किसी को इल्जाम मत देना। तुम मुझसे नफरत कर रही हो। तुम्हें वीरा बुरी लग रही है, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने दादा से बात की थी साई। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद को मत थकाओ, साई ने हमदर्दी से कहा। वो मुझसे नाराज हो गई। अब तक बात नहीं की। दो प्यारों में से किसी एक प्यारे के लिए मैं अपना आप कुर्बान कर दूं, तुम ही बता दो। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। वीरा और आलियान। साई ने नरमी से उसे कुछ समझाना चाहा। उन दोनों का नाम साथ साथ ना लो साई, खुदा के लिए। तो तुम हकीकत का मुकाबला ऐसे करना चाहती हो? खुद को बदलो अमरहा। कितना तो बदल लिया है, तुम जानते ही नहीं उस रात से अब तक मैं कितना बदल चुकी हूँ। साई को उसमें किसी अनोखेपन का एहसास हुआ और उसके चेहरे के तासुरात में कुछ और भी नुमाया होने लगा। मैंने आलियान के बाप को फ़ोन किया है, वो उसे ढूंढ रहे थे। उनका भेजा एक आदमी मुझ तक भी आया था, और अब मैंने उन्हें आलियान के बारे में बता दिया। लेडी महर को कोई हक नहीं कि वो उसे उसके खानदान से दूर रखे। आलियान को उसका खानदान मिल जाएगा। दादा आलियान से जरूर मिलना चाहेंगे। साई ने सहम कर अमरहा को देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया होने वाले तासुर खुद गर्जी का था। उसके अपने ही अंदर कुछ क्षण से टूट गया। उसने अपना निचला होंठ काटा। अगर वो खुद को अहद तोड़ने की इजाजत देता तो अमरहा को बताता कि आलियान अपने बाप की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ गया था, और उसे भी। ये तुमने क्या किया अमरहा? वो बेआवाज बड़बड़ाया। आलियान को अपने बाप से मिलना होता तो वो खुद उसे ढूंढ लेता। तुमने अपने और उसके ताल्लुक को ताबूत में दफना कर उसमें वो आखिरी कील ठोंक दी जो अब कुव्वत से निकलेगी न तदब्बुर से। अब वो किस्मत की रहमदिली का मोहताज होगा
اور قسمت کو رحمدلی پر اکسانے کے لیے بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ وہ خاموش کھڑا سوچ رہا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سائی؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے دعا کرو، بہت ساری دعائیں کرو، کہہ کر سائی پلٹ آیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امرا پر غصہ سا آیا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔